Cement. Neither will we. Tata Cement, the ultimate strength. टाटा सीमेंट 1980 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी एंड इट्स मेन बिजनेस एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीमेंट। और ये भी याद रखिएगा कि ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी मालिक है। जी हाँ, ये वही ठट्टा सीमेंट है जिसका स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। और ये वही स्टॉक है जो कि 2024 में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नजर में रहा। जी हाँ, ये वही स्टॉक है जो 10 रुपए से बढ़कर 242 तक गया, मीन के जिसने 20x का प्रॉफिट दिया। अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो 2420% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। तो सबसे पहले तो वो सामने आओ ना यार जो कहते थे कि स्टॉक मार्केट हम ये नहीं कर सकती। तो अब ठट्टा सीमेंट कंपनी और कितना रिटर्न दे सकती है, और ऐसे ही मजीद क्वेश्चंस इसी ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ले जी, ठट्टा सीमेंट की वीडियो को मुलाहिजा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ठट्टा सीमेंट के एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे, मतलब कि हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे। देन इंडस्ट्री के बाद हम ठट्टा सीमेंट पर आएंगे, और फिर ठट्टा सीमेंट की कंपनी प्रोफाइल, उसका बिजनेस मॉडल, उसके मिशंस एंड विजन्स, एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाजमी स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। इस तरह की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फंडामेंटली कवर करेंगे। एंड ठीक इन फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम कंपनी के फ्यूचर को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की न्यूज़ एंड अपडेट्स को भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। एंड देन हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे, और इसी ही स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और एट द एंड हम स्टॉक की फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और हमें किस रेंज पर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो चलिए ठट्टा सीमेंट कंपनी के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारा पीएसएक्स का ग्रुप, न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप, जिसका लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स को बिल्कुल फ्री हासिल करने के लिए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं उस ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए, जो कि प्रीमियम है, जिसके कोई 2000 5000 चार्जेस नहीं, जस्ट ओनली 500 पर मंथ चार्जेस हैं, जो कि आपकी एक छोटी सी ट्रेड से भी निकल आएंगे। ये तो आपको भी अंदाजा है। तो 500 कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए ये लाजमी चीज़ है। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले जो हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि सीमेंट सेक्टर, सीमेंट की पूरी इंडस्ट्री सिक्लिकल इन नेचर होती है। मतलब कि साइक्लिकल इन नेचर का मतलब है कि जैसे जैसे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है, वैसे ही सेम ये इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। तो अगर आपको आइडिया है, अगर आपको पता है कि आगे इकोनॉमी और बेहतर होगी, तो यहाँ पर अभी से समझ जाएं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ ये कंपनी नहीं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी आगे ग्रो करेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो साइक्लिकल इन नेचर है। तो मतलब कि इकोनॉमी जैसे ही ग्रो करेगी, ये सेक्टर उसी तरह ही उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा ग्रो करे। और अगर कम इकोनॉमी थोड़ी सी लो चली जाती है, या इकोनॉमी कुछ वर्स कंडीशंस पर आ जाती है, तो इसी तरह ये इंडस्ट्री भी वर्स कंडीशंस पर आ जाएगी। तो अब चूंकि आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब रियल एस्टेट सेक्टर जैसे ही परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा बहुत बेहतर तरीके से, और पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री ही रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ग्रो करेगी। तो इसी तरह सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फंडामेंटल्स में, जो कि हमें ये लाजमी सीखना चाहिए इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, जो कि है डिविजन्स। बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान में दो डिविजन्स होती हैं, एक होती है साउथ, दूसरी है नॉर्थ। नॉर्थ में बेसिकली पंजाब केपीके में जो लगी इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह साउथ में, मतलब सिंध में या बलोचिस्तान में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो आ जाती हैं। अब ठट्टा सीमेंट साउथ में है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जिस तरह के आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तो जो नॉर्थ है सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा उन कंपनीज़ को होगा। जिस तरह कि आपको बता दूं कि लकी सीमेंट नॉर्थ में भी ऑपरेट करती है, साउथ में भी ऑपरेट करती है। सेम इसी तरह डीजीकेसी, ये भी नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह इनके प्लांट्स हैं। तो किसी भी जगह पे परफॉर्म करना हो तो ये दोनों कंपनीज तो हर जगह परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। तो जो साउथ पर हैं, अगर साउथ वाली साइड पर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो साउथ वालों को ज़्यादा बेनिफिट, और अगर नॉर्थ वाली साइड पर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो नॉर्थ वालों को ज़्यादा बेनिफिट। तो अब यहाँ पर पंजाब की बात करने लगा था मैं, कि पंजाब में चूंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तो साउथ से पंजाब में आकर सीमेंट को प्रोवाइड करना
ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे एक्सपेंसिव पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है उसको मूव करने में। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, और जिसने भी पंजाब में सीमेंट मंगवाना होगा उसको तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो वो तो नॉर्थ वाली कंपनीज़ को ही, मतलब कि पंजाब की खुद की कंपनीज़ को ही प्रेफ़र करेगा उनसे सीमेंट को बाय करना, जो कि उसको इकोनॉमिकल प्राइस में ही मिलेगी। अब बेसिकली साउथ का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझाता चलूँ आपको। साउथ में इंडस्ट्रीज़ लगना तभी स्टार्ट हुई थी जब सी पैक का काम स्टार्ट हुआ। सी पैक आया पाकिस्तान में, और इसी तरह साउथ में इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गई सीमेंट की। तो चूँकि डेवलपमेंट होनी थी, तो सीमेंट की ज़रूरत तो सबसे मेन है। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने तो ग्रो करना ही करना था। अब चूँकि सी पैक काफ़ी स्लो हो चुका है, तो इसलिए साउथ वाली साइड को थोड़ा-सा ये डिसएडवांटेज है कि वो पंजाब में आकर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो सीमेंट है उसको सेल आउट नहीं कर सकते, कि उनको बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा यहाँ पर सेल आउट करना पंजाब में या केपीके में। तो जो पंजाब की या केपीके की खुद की कंपनीज़ हैं, वो खुद ही अपने प्रोविंस पर बादशाह बनी बैठी हैं। तो साउथ के इस डिसएडवांटेज के बाद कि वो डेवलपमेंट वाली साइट्स पर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको नहीं लॉन्च कर सकती है, उसको आप वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज नॉर्थ वालों को भी है। अब वो है सबसे मेन, जो कि है एक्सपोर्ट। अगर किसी कंपनी ने, पाकिस्तान में कोई कंपनी होती है, उसने अगर एक्सपोर्ट करना है कोई सीमेंट, सीमेंट एक्सपोर्ट करेगा, तो नॉर्थ वाली कंपनीज़ अपना सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगी। क्योंकि वो पंजाब से या केपीके से जब सिंध में लेकर जाएँगे अपनी प्रोडक्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पड़ेंगे। तो मज़ीद मतलब उनकी एक्सपेंसेस जो हैं, वो इंक्रीज़ होंगे, तो उनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे बेहतर साउथ वाले हैं, जो कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स पर साउथ वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सी पैक मज़ीद बढ़ता है पाकिस्तान में, तो पंजाब में अगर डैम्स बनेंगे, केपीके में डैम्स बनेंगे, तो नॉर्थ वाली साइड को फ़ायदा होगा। और इसी तरह बाकी डेवलपमेंट भी तो सी पैक की होनी है, तो उससे साउथ को भी फ़ायदा होगा। तो मतलब कि पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो ये याद रखिएगा कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर थट्टा सीमेंट की बात करते चलें, वो साउथ में है। तो साउथ में है तो उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल गया? तो इसकी काफ़ी चीज़ें हम एनुअल रिपोर्ट में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि उन्होंने अपनी एक्सपेंशन को बंद कर दिया, कि उन्होंने अपने प्लांट को एक्सपेंड नहीं किया। उन्होंने सारे का सारा फ़ोकस अपने ऑपरेशंस पर रखा, और इसी तरह उन्होंने सोलर भी लगाना स्टार्ट कर दिए। उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी चूँकि पाकिस्तान में बहुत महँगी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने खुद से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। मतलब कि उनके एक्सपेंसेस कम हो गए। एक्सपेंसेस कम हुए तो उनका प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना था। और इसी तरह और भी बहुत से स्टेप्स थे जो कि थट्टा सीमेंट ने उठाए। अब बेसिकली यहाँ पर थट्टा सीमेंट जो कि 2023 में तकरीबन 64% ऑपरेट कर रहा था, और 2024 में वो 76 टू 78% ऑपरेट करने लग गया था। तो अभी भी फिलहाल ये थट्टा सीमेंट का कोई एक्सपेंशन का कोई मूड नहीं है, क्योंकि अभी भी वो 76 टू 78% ही ऑपरेशनल है। तो अभी भी 22 से 24% का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि ये जो प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, ये अपने कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब कि जो उनसे बाय करते हैं या जो भी कस्टमर्स होते हैं, ये उनको अपने जो एक्सपेंसेस हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही मिसाल के तौर पे कोई टैक्स लगता है, वो टैक्स कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर आगे ही कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देती है। तो मतलब कि जो टैक्सेस हैं, जो एक्सपेंसेस पड़े हैं कंपनी को, उसने एज़ सच ही आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं कंज्यूमर्स को। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में एक एडवांटेज भी समझा जा सकता है कि ये सीमेंट इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह, जिस तरह के काफ़ी सेक्टर्स हैं, जो कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी इंक्रीज़ नहीं कर सकती। तो वो जो भी टैक्सेस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो कंपनी खुद बर्दाश्त करती है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। सीमेंट सेक्टर उन सेक्टर्स में से है, जो कि अपने ही एक्सपेंसेस, अपने ही टैक्सेस जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ वन एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड प्लांट एफिशिएंसी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपनीज़ को, जो कंपनीज़ अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को हैंडल कर लेती हैं, उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसी तरह ही प्लांट एफिशिएंसी का मतलब है कि प्लांट्स जो हैं, वो डे बाय डे या जैसे-जैसे ही टाइम गुज़रता रहता है, वो कंपनीज़ अपने प्लांट्स को एफिशिएंट करती जाती हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे ही वो अपनी मशीनरी को, अपने प्लांट्स को एफिशिएंट करते जाएँगे, अपग्रेड करते जाएँगे, वैसे-वैसे ही उनमें इम्प्रूवमेंट भी आती जाएगी। अब जिस तरह अगर पुरानी मशीनरी होगी, वो आपके थोड़े ही टाइम में थोड़ा सीमेंट प्रोड्यूस करेगी, थोड़ा ही काम कर पाएगी। लेकिन अगर एफिशिएंसी उसमें आ जाए और न्यू प्लांट आपका आ जाए, तो उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको प्लांट एफिशिएंसी लाज़मी मिले। जिसमें प्लांट एफिशिएंसी ना हो, उस कंपनी से परहेज़ ही करें तो बेहतर है। क्योंकि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो शायद उस कंपनी को आगे चलाना नहीं चाहती होगी, या तो उस कंपनी के साथ कुछ इश्यूज़ होंगे कि कंपनी इतना ज़्यादा जो एक्सपेंसेस है, वो या वो कोई प्लांट बाय नहीं कर सकती, या इस तरह के कोई एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकती,
तो अगर वो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती तो ऐसे कंपनीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर हो सकती है। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री का थोड़ा-सा ओवरव्यू था जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना लाज़मी था। तो चलिए अब ठट्टा सीमेंट की मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उसके पेज पर लेकर चलता हूँ। उस कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं, उस कंपनी की कंप्लीट प्रोफ़ाइल को देखते हैं और उसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब मैं ये ठट्टा सीमेंट कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, जो कि इसका होम पेज है। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने अपना विज़न बताया है। विज़न में बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो है अपनी कंपनी को एक मॉडर्न और डायनामिक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तब्दील करने जा रहे हैं, जो कि इनका एक विज़न है, जो कि तब्दील करेंगे। जो कि पाकिस्तान के लिए एक मीनिंगफुल रोल प्ले करेगा सस्टेनेबल बेसिस पर, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसी तरह जो इनके मिशंस हैं, मिशन में ये बताते हैं कि प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर्स को एक कम्पिटिटिव प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट्स, और इसी तरह ही जनरेट करना चाहते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट टू ऐड द शेयर होल्डर्स वैल्यू। मतलब एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, ये इनका मिशन है, ताकि ये शेयर होल्डर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें। तो इसी तरह ये इसका होम पेज है। अब यहाँ पर हम बेसिकली इसके जो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन इस पर आते हैं, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले आएँगे कंपनी प्रोफाइल पर। तो ये कंपनी की प्रोफाइल में बताते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बता दिया, 1980s में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, जो कि ये होली ओन सब्सिडी रही स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड की, जो कि प्राइवेट कंपनी थी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की 1982 में। तो अब जो इनका प्लांट है वो ड्राई बेसिस पर जो अपनी प्रोडक्शन करता है, ड्राई बेसिस टेक्नोलॉजी पर, जो कि टोटल कैपेसिटी है इनकी 1000 टन पर डे ऑफ क्लिंकर। इसी तरह ये प्लांट सप्लाई किया गया मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान में, जो कि 2004 में हुआ था। तो ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई 2008 में, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। तो आगे इसी तरह इसके जो सिंबल वगैरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसके अकॉर्डिंग बताया गया, और इसके आगे लोकेशन है। तो लोकेशन के बाद इसके इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके इनिशिएटिव्स में बेसिकली जो मेन आ जाते हैं वो इंस्टॉलेशन है 24 टन्स पर हॉर कोल ग्राइंडिंग मिल, और इसी तरह ये इंस्टॉलेशन हो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड स्टेट ऑफ द आर्ट्स ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह जो इन्होंने इनिशिएटिव लिए हुए थे उसमें इनकी जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो भी मेंशन की गई। इसी तरह ये अपने डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का बताते हैं कि थाईलैंड बेस्ड है। और इसी तरह यहाँ पर मेन सीमेंट इंडस्ट्री में जो आ जाता है वो होता है कोल। बेसिकली कोल जो मतलब कोयला है वो भी बड़ा मैटर करता है सीमेंट जो इंडस्ट्री होती है सीमेंट की किसी भी कंपनी में। अब वो एक इंपॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले करता है कि अगर आपको इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, आपको कोल सस्ता पड़ता है, तो लोकल जो कोल है, लोकल जो कोयला होता है उसको यूज़ करती ही नहीं कंपनी। और समटाइम ऐसा हो जाता है जो इंपोर्ट करने वाला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो यहाँ पर फिर जो लोकली जो कोयला है वो यूज़ किया जाता है। और समटाइम कुछ कंपनीज़ में तो इस तरह भी किया कि जो अफगानिस्तान से कोयला मंगा कर या इंपोर्ट करके या इसी तरह ही इलीगली ट्रेड आकर तो यहाँ पर कोल इस्तेमाल किया जाता था, जो कि काफ़ी कंपनियाँ भी करती नज़र आती हैं। इसी तरह इसी मकसद को लेकर ये बताते हैं कि इनको अपनी जो इनकी कैपेसिटी है, वो इसको कोल पर भी, गैस पर भी और फर्नेस ऑयल वगैरह पर भी कन्वर्ट करें। तो इससे कोई एक चीज़ भी हिट होती है तो उनके जो सेल्स वगैरह, उनका जो प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा हिट ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इनकी तरफ से। तो इसी तरह ये आगे इन्होंने अपने एक्सपेंशन का बताया हुआ है। एक्सपेंशन भी जो इन्होंने की 2015 में, 2005 से स्टार्ट की थी, 2015 में हुई, 2008 में, और इसी तरह ये आगे इन्होंने अपनी सारी एक्सपेंशंस वगैरह बताई हैं। और वैल्यूड कस्टमर्स, तो अब ये जो इनके कस्टमर्स की डिटेल है ये काफ़ी अच्छी है। तो अब यहाँ पर जो इनको मैंने कस्टमर्स मोस्टली स्टडी किए हैं वो यही है कि यहाँ पर इनके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच हैं। तो ये अटैच रहें भी तो ये कंपनी की जो सेल्स हैं ये इसी तक तो रहेंगी, लेकिन जो कंपनी है अपने प्लांट्स को, अपनी बाकी सारी चीज़ों को एफिशिएंट कर रही है, तो उसकी सेल्स और इंक्रीज़ होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो अब यहाँ पर एक डिटेल में आपको ये भी बताता चलूँ इसके एसोसिएटेड कंपनीज़ के बारे में। इसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, सबसे पहले है थर पावर प्राइवेट लिमिटेड, और इसी तरह ही सेकंड आती है स्काई पार्क होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो स्काई पार्क होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, अब ये बेसिकली जो फैसिलिटीज़ ऑफर करती है वो करती है एयर, ओशन, रोड या रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। कि आपने कहीं भी कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसकी ये एसोसिएटेड कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसी तरह दूसरी जो थर पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बेसिकली नवंबर 2010 से ऑपरेट कर रही है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। अब बेसिकली ये इनका एक पावर प्लांट है, जो कि इन्होंने इंपोर्ट वगैरह भी किया हुआ था ऑस्ट्रियाज़ वगैरह से। अब ये भी थट्टा सिंध में लगा हुआ है। ये थट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड से कोई भी जो प्रोग्रेस आती है तो उससे कंपनी थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड को भी फ़ायदा होगा। तो ये है इसकी एसोसिएटेड कंपनीज़ की डिटेल। अगर हम नेक्स्ट डिटेल पर जाएँ तो मैं आपको इसकी एक्सपोर्ट्स पर लेकर जाता हूँ। अब अगर हम एक्सपोर्ट्स पर आएँ तो चूँकि इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सीमेंट्स वगैरह यही सारे एक्सपोर्ट करने हैं। तो इनकी जो मेन मार्केट्स हैं वो श्रीलंका में है, मिडल ईस्ट, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। अब अगर इंडिया को भी सोचें या बाकी कंट्रीज़ को भी देखें, स्पेशली इंडिया को, कि क्या इंडिया में कोई सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है? तो ऐसा सही नहीं होता। कि जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। अब चूँकि ये सिंध में ही कंपनी प्रोडक्शन अपनी करती है, और सिंध चूँकि बिल्कुल इंडिया के साथ लगता है। अब उसी के साथ ही जो प्रोविंसेस हैं उनमें ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अब उन्होंने अगर सीमेंट वगैरह कोई मंगवाना होगा या कोई भी प्रोडक्शन करनी होगी तो वो सीमेंट कहाँ से मंगवाएंगे? अगर कहीं दूर दराज इलाके से या किसी दूसरे सूबे से मंगवाएंगे
तो उन्हें भी ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसी तरह ही किसी भी कंट्री में कोई ऐसी ज़रूरत आती है तो वो दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करते हैं या तो वो उस हिसाब से देखते हैं कि उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी एक्सपोर्ट्स कितनी करती हैं ये इनकी एनुअल रिपोर्ट पर मेंशन होगा, तो हम उससे उसकी बाकी डिटेल देखेंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन था जो कि मोस्टली जो पीपल हैं वो नहीं करते, कि उसको स्टडी करते ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हम ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को स्टडी करेंगे। अब ये क्यों करेंगे भला? क्योंकि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में या ग्रीन एनवायरनमेंट में इस तरह के जो भी ऑप्शंस होते हैं, उनमें इनकी डिटेल मेंशन की जाती है। तो डिटेल मेंशन ये की जाती है कि ये अपने एफिशिएंसी को कितना बढ़ा रहे हैं, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके आगे क्या-क्या रास्ते बन सकते हैं कि उसकी जो एमिशंस वगैरह हैं, स्मोक्स की, कार्बन डाइऑक्साइड की, बाकी जो एमिशंस होती हैं गैसेज़, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ें एफिशिएंसी में आती हैं। तो हमें एफिशिएंसी का काफ़ी हद तक अंदाज़ा उसी कंपनी का उसकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से, ग्रीन एनवायरनमेंट से, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे पता लग सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं इनकी, तो ये इन्होंने आगे बताई हैं। अब यहाँ पर मेन देखें कि आप अगर ग्रीन फील्ड पर जो पावर जनरेशन है, इनकी वेस्ट हीट रिकवरी भी है। अब किसी भी हीट रिकवरी के लिए कोई भी हीट आती है, तो हीट रिकवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये इन्होंने एक टरबाइन या एक इंजन वगैरह लगाया हुआ है जो कि हीट रिकवरी का है। तो ये जो वेस्ट हीट है, इससे बेसिकली जो इनकी कैपेसिटी है इस प्लांट की, वो तकरीबन 4 मेगावाट है, जो कि ये यूटिलाइज़ करते हैं प्लांट ऑपरेशंस को, मतलब कि जो वेस्ट गैसेज़ होती हैं उनको यूटिलाइज़ करता है ये प्लांट। अब इन्होंने आगे कम बताया कि कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स कॉस्ट, ये अपनी जो कॉस्ट है, अपने जो खर्चे हैं उनको रिड्यूस करते हैं बाय को जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट हीट, के ये वेस्ट हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनसे भी जो इनके एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। का मतलब ये थोड़ा-सा जो एफिशिएंसी है कंपनी में वो तो ला रहे हैं। अब यहाँ पर मज़ीद थोड़ी-सी नीचे आकर अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ तो ये है सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब ये सोलर पावर प्रोजेक्ट बेसिकली जिससे काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ था इस कंपनी को। ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि इन्होंने 1.5 मेगावाट का, जो कि इनकी फर्दर एक्सटेंशन होनी है। अब वो एक्सटेंशन कितनी होनी है? 3 मेगावाट तक। अब यहाँ पर जो इनका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है वो 2023 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाना था, तो जो कि हो चुका हुआ था। अब उससे ही इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अब ये बेसिकली इनकी जो डिटेल है वो थोड़ी-सी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी और डिटेल बताता चलूँ कि ये अपनी जो कैपेसिटी है इसको और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। जो कि अभी तक इनकी कैपेसिटी जो एक्सपेक्टेड है वो 5 मेगावाट तक है और वो उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। और इसी तरह ये विंड प्रोड्यूसर भी इलेक्ट्रिसिटी के लगाने जा रहे हैं। तो मतलब कि हवा से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये जिस तरह ये अपने ये एनर्जी प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते जाएँगे, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाते जाएँगे, तो उसी तरह ही इनकी जो एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी कम होते जाएँगे। तो मतलब कि ये कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सिक्योर नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी अपने फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, और काफ़ी अच्छे जो कदम है वो उठा रहे हैं। तो जिस तरह सोलर एनर्जी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, तो उम्मीद है कि इनकी जो विंड जो एनर्जी होगी उससे भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसी तरह ही जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी बंद हो जाएगी और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लांट हो जाएगा। अब जिस तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें होती हैं उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उसको बाद दूसरे इदारे भी सपोर्ट करते हैं। अब चूँकि कंपनी के प्रोडक्ट्स उसकी कंपनी का मेन पार्ट होता है जिससे उस कंपनी ने अपनी सेल्स वगैरह जनरेट करनी होती है, तो इसके अगर तो हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखें, तो इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट भी है और पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी है। इन्होंने अपनी बाकी सीमेंट्स की कैटेगरीज बताई हुई हैं। ये इतने टाइप्स के जो सीमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका भी अगर सीमेंट देखा जाए तो बाकी कंपनीज की तरह इन्होंने काफ़ी जिस तरह अपने जो एफिशिएंसी है प्लांट्स में लाए हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी एफिशिएंट बन रही है, जो कि सल्फेट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आगे इन्होंने अपने जो एडवांटेजेस बताए हैं अपने प्रोडक्ट्स के। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाटा सीमेंट के पेज पर मैं आपको लाया हूँ, जो कि अभी इसका स्टॉक है 211 रुपये का। तो इसके 52 वीक्स की रेंज देखी जाए तो 242 के रुपीज़ के दरमियान में मतलब ये ट्रेड किया, तो 242 तक गया था। अब इसकी जो प्राइस हिस्ट्री हम उसको तो नहीं देखेंगे, क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इसको स्टडी किया गया, डिस्कस किया गया कि कहाँ से कहाँ तक ये आ गया। अब यहाँ पर अगर अभी भी देखें 211 रुपीज़ तक ट्रेड कर रहा है। अब चूँकि मार्केट की कंडीशन अभी थोड़ी नॉर्मल है, तो अभी के लिए ये जो 211 का स्टॉक है, ये भी इसको भी थोड़ा डिप्स पे बाय कर लें तो बेहतर रहेगा। अब इसकी जो मज़ीद थोड़ी-सी डिटेल देखें, ये कंपनी की खैर प्रोफाइल वगैरह हम लोगों ने देख ली, ये है जो इसका फ्री फ्लोट वो 30% है। और इसकी जो हम फाइनेंशियल्स पर आ जाएँ, तो इसकी जो सेल्स हैं 2021 में वो तकरीबन 2.4 अरब रहीं, जो कि 2022 में इंक्रीज़ हुई 4.2 अरब तक, और इसी तरह 2022 से इंक्रीज़ हुई 2023 में, और 2023 से इंक्रीज़ हुई 2024 में। अब 2024 में जो इंक्रीज़ हुई, उसमें देखें जो जो अब कंपनी की जो सेल्स हैं वो 2023 से कोई 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि आई थिंक जस्ट ये 20 टू 30% की जो इंक्रीज़ है वो देखा जा रहा है। लेकिन 2023 से 2024 का प्रॉफ़िट देखें,
तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, जो कि तकरीबन 0.2 अरब का इनका जो प्रॉफ़िट था 2023 में, जो कि इंक्रीज़ होकर 1.50 अरब तक आया। तो इनकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 2021, 22, 23 में नॉर्मल रेंज पर रही, जो कि 1 से 3 रुपए के दरमियान रही। और इसी तरह 2024 की जो अर्निंग पर शेयर देख लें तो वो 16.40 तक गई। तो 2024 में जो इनका इंक्रीज़ है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से देखा गया, जो कि इन्होंने अपनी जो एक्सपेंसेस है उनको कम किया। अब उनको कम कैसे किए कि इन्होंने अपने जो सोलर प्लांट्स हैं वो लगाए, जो एफिशिएंसी है प्लांट्स में वो लेके आए। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स थे, जिनकी वजह से इनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई, लेकिन जो इनका प्रॉफ़िट है वो बाकी सालों से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिससे इनकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और वो इंक्रीज़ हो गई, जिससे इसके स्टॉक की प्राइस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको अगर हम क्वार्टर वाइज़ देख लें, तो क्वार्टर वाइज़ में भी 2024 का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर गुज़रा काफ़ी अच्छा गुज़रा, और 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी सेल्स देखें, उसकी सेल्स 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं। तो अब 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स अगर हम इसी तरह 2024 के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करें, तो उसकी सेल्स काफ़ी डिक्रीज़ हैं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की। लेकिन इसी तरह अगर हम प्रॉफ़िट देखें, तो प्रॉफ़िट कंपनी का एज़ सच ही है, लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफ़िट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो इसी तरह अर्निंग पर शेयर जो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की रही, वो 7.05 रही। तो मतलब कि 2025 का फर्स्ट क्वार्टर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा गुज़ारा। और इसी तरह बाकी इसकी जो मार्जिन रेशियोज़ वगैरह मेंशन की गई है, उनके जो पे-आउट्स हैं। अब यहाँ पर हम इसके एनालिसिस पर जाएँगे, जो कि हम इसकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखते हैं और इनकी बाकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो जो कि क्वार्टरली तो हमें आइडिया हो ही गया है कि 2025 का फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा गुज़रा था। तो अब यहाँ पर मैं ये कह दूँ तो ये गलत नहीं होगा कि 2025 में जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें ₹7 अर्निंग पर शेयर रही। तो ये अगर 3 क्वार्टर भी मज़ीद नेक्स्ट जो हैं वो 7 नहीं तो 5 में भी गुज़रे, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 16 से बढ़कर 22-23 तक आ जाएगी। और अगर 2025 की तरह का ही क्वार्टर रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 30 को टच हो जाएगी इनकी अर्निंग पर शेयर, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है अगेन। तो ले जी, अब बारी है एनुअल रिपोर्ट की। तो हम एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ ठट्टा सीमेंट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर, जो कि 2024 की एनुअल रिपोर्ट है। तो अब यहाँ पर 30 जून 2024 तक की जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें 2023-24 का जो डाटा है वो मेंशन है। अब इसकी प्रोडक्शन और डिस्पैचेज़ दोनों को देखें, तो प्रोडक्शन जो है और डिस्पैचेज़ जो दोनों 2023 से 24 में क्लिंकर और सीमेंट दोनों के इंक्रीज़ हुए। लेकिन बेसिकली 2023 में जो क्लिंकर की प्रोडक्शन है, वो थोड़ी-सी डिक्रीज़ रही 2024 में 2023 की निस्बत, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है, वो 2023 से 24 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह डिस्पैचेज़ को भी देखें तो वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो क्लिंकर हो। तो अब यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पर इसकी जो मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन लाइट्स ऑफ दीज़ बेनिफिट्स, अच्छा ये बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग है, इन बेनिफिट्स को देखकर कंपनी ने जो है एक सिग्निफिकेंट जो स्टाइल्स है अडॉप्ट की है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग। इन्होंने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया था 300 या 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, जो कि इन्हें मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा था। और इसी तरह एडिशनली जो इन्होंने कंपनी ने इनिशिएटिव लिए हैं, वो 100 या 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया है, जो कि शेड्यूल है कि इसकी कंप्लीशन हो जानी थी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। इसी तरह ही विंड एनर्जी को लेकर, विंड पावर को लेकर जो इनका प्रोजेक्ट था, वो था कैपेसिटी का 4 से 8 मेगावाट का। तो ये इनका एक्सपेक्टेड है कि 2025 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब कि लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो 2025 के लास्ट क्वार्टर में जो इनका विंड प्रोजेक्ट है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या मतलब आगे कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी डिक्रीज़ होते नज़र आ रहे हैं, और कंपनी की जो सेल्स हैं, अगर वो सेल्स इतनी ही रहें, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इनकी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है शेयर बायबैक। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 15 मिलियन जो ऑर्डिनरी शेयर्स थे उनको बायबैक किया था। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 26 अक्टूबर 2023 में हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने जो शेयर्स हैं उनको बायबैक किया। किसी भी कंपनी का शेयर्स को बायबैक करना उसका कंपनी का एक अच्छा होने का मुँह बोलता सबूत होता है। मतलब कि कंपनी के पास पैसे होते हैं तो वो अपने जो शेयर्स हैं उनको बायबैक करती है। तो अब यहाँ पर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस पर मैं आया हूँ, तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट है थट्टा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, जो कि सब्सिडियरी कंपनी है इसकी। तो ये थट्टा सीमेंट ने बेसिकली इनको जो ऑपरेशंस के लिए कुछ फैसिलिटेट किया है, मतलब कि इनको बिज़नेस सपोर्ट दी है। तो ये बिज़नेस सपोर्ट थट्टा पावर को मिली। ये जो थट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड है, ये एनर्जी भी सप्लाई करती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड को। तो मतलब कि ये थट्टा सीमेंट ने जो सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है फाइनेंशियली, जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू अपनी सब्सिडियरी को। तो मतलब अपनी सब्सिडियरी को भी स्ट्रॉन्ग करें हैं, तो ये इस लिहाज से भी कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है।
तो अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये जो की ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स है 6 ईयर्स की, हम इस पर थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं। जो कि इनकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट थे 2019 में, वो तकरीबन 2 अरब के थे। तो 2019 से 2024 तक इनमें हल्का-सा ही इंक्रीज़ देखा गया। तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया। लेकिन अब चूँकि बाकी एसेट्स भी होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सब्सिडी की आती है, इसी तरह ग्रेच्युटी भी होती है जो कि फंड एसेट्स की होती है, लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट्स भी होते हैं। ये सारे के सारे जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आते हैं। तो इनके जो एसेट्स जो थे 2019 के अकॉर्डिंग 2024 में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया उनमें। जो कि 3.6 अरब थे 2019 में, वो इंक्रीज़ होकर कंपनी के 2024 में 3.6 अरब से 7.6 अरब तक आए, जो कि इनमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखा गया है। तो इसी तरह ये समरी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, चूँकि आगे सिर्फ 2 साल के ही एनालिसिस होने हैं। तो इसलिए मैं आपको ये जो समरीज़ हैं ये दिखा रहा हूँ, जो इनका टेक ओवर है, ये लास्ट 6 ईयर्स का। अब इनकी लास्ट 6 ईयर्स की जैसे यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर देखें, तो अर्निंग पर शेयर 2019 में 2.14 थी, जो कि 20 में थोड़ी-सी डिक्रीज़ हुई, मतलब कि ये नेगेटिव में चली गई। इसी तरह 21, 22, 23 में भी देखें तो वो भी तकरीबन 1 से 2, 3, 3 के दरमियान ही घूमती रही। लेकिन 2024 में देखें, तो 2024 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन था, उसके रीज़न्स भी आपको अब मालूम हैं। और जो कुछ रह गई हैं वो आपको आगे चल के इंशाल्लाह मालूम हो जाएँगी। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मज़ीद अभी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस पड़े हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा इसी थट्टा सीमेंट के एनालिसिस का। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें।